प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है भाषिक कार्यम अथवा व्याकरणाधारित प्रश्न। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है और आज के इस वीडियो में जो आपको दिखाया जाएगा वह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का वीडियो जिसका नाम है भाषिक कार्यम। बच्चों, भाषिक कार्यम के प्रश्न निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। सबसे पहली बात कि भाषिक कार्यम नामक प्रश्न इन 4 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। पहला, अपठित गद्यांश आधारित। इसमें एक अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश होता है और इसके आधार पर भाषिक कार्यम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है, गद्यांश पर आधारित, जिसे पठित गद्यांशाधारित प्रश्न कहते हैं। तीसरा, आपके ही पाठ्य पुस्तक के पद्यांश या श्लोक पर आधारित प्रश्न होते हैं। और चौथा, आपके ही पाठ या आपके ही पाठ्य पुस्तक के नाट्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं कि भाषिक कार्यम के प्रश्न इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। पहला, अपठित गद्यांश। दूसरा, पठित गद्यांश। तीसरा, पठित पद्यांश। और चौथा, पठित नाट्यांश। अब देखिए, भाषिक कार्यम के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, अर्थात भाषिक कार्यम के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रकार है कर्तृपद की पहचान। कर्तृपद से तात्पर्य है सब्जेक्ट या कर्ता, कर्ता को पहचान करना। प्रश्न दिया रहेगा कि इसमें कर्ता कौन है, तो सबसे पहला हो गया कर्ता की पहचान। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आता है वह आता है क्रियापद की पहचान। क्रिया कहते हैं वर्ब को, इसे ही संस्कृत में धातु भी कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है वह पर्याय पद या पर्यायवाची पद की पहचान से संबंधित होता है, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। चौथे प्रकार का जो प्रश्न होता है वह विपर्यय पद या विलोम पद की पहचान से संबंधित होता है, जिसे इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं। पांचवें प्रकार का प्रश्न विशेष्य एवं विशेषण पर आधारित होता है, जिसे आप इंग्लिश में नाउन और एडजेक्टिव कहते हैं। छठे प्रकार का प्रश्न उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित होता है, प्रेफिक्स एंड सफिक्स पर आधारित। और अंतिम प्रकार का प्रश्न विभक्ति परिचय अथवा पद परिचय पर आधारित होता है। अब एक एक कर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो कर्तृपद की पहचान से संबंधित जो प्रश्न होता है
उसमें पूछा जाता है कि वाक्य से कोई एक क्रिया या कुछ दे दिया जाता है और पूछता है कि इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका कर्ता क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न उसी को उलटकर पूछेगा, कर्ता दे देगा और कहेगा कि इस कर्तृपद का गद्यांश में या श्लोक में या नाट्यांश में क्रियापद क्या है, उसका क्रिया क्या है, उसका धातु क्या है, वर्ब क्या है। फिर पर्याय पद में से कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि इसका कौन सा पर्याय पद गद्यांश में या पद्यांश में या नाट्यांश में प्रयुक्त हुआ है। फिर उसी को उलट के विपर्यय पद पूछता है कि इसका विलोम पद क्या है, गद्यांश में या पद्यांश में या नाट्यांश में। फिर विशेष्य विशेषण का प्रश्न तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विशेष्य और विशेषण, तो विशेषण जैसा कि आप जानते होंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान लड़का, लड़का कैसा है तो बुद्धिमान, तो बुद्धिमान हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य। तो विशेष्य एवं विशेषण पर आधारित प्रश्न। फिर पूछता है उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित प्रश्न। कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है या इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, और उसका जो अंतिम प्रकार है वह विभक्ति। कोई शब्द दे देगा, इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है या इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है, इसका पद परिचय आप दें। तो भाषिक कार्यम के अंतर्गत इन्हीं प्रकारों के प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक छोटा सा गद्यांश मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परमर्थकार्ष्येन पीडितः सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। बहुत आसान है और वैसे तो यह 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक से है। तो इसी प्रकार का गद्यांश, कोई भी गद्यांश दिया हुआ रहेगा, चाहे वह पठित गद्यांश हो या फिर अपठित। तो ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में या तो गद्यांश दिया रहेगा, चाहे अपठित हो या पठित, या फिर नाट्यांश दिया रहेगा। आपको पहले इसका अर्थ समझना है, 2 बार 3 बार पढ़कर अच्छी तरह से अर्थ समझना है। अर्थ समझने के पश्चात आपको अब जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उतने प्रकार के प्रश्नों को यहाँ आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। देखिए संभावित प्रश्नाः निर्धनः जनः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। निर्धनः जनः कैसा व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। निर्धनः का अर्थ हो गया निर्धन गरीब, जनः व्यक्ति या लोग। तो निर्धनः जनः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम,
इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? अभी मैं आपको समझाया था बुद्धिमान लड़का। बुद्धिमान लड़का में विशेषण क्या है? बुद्धिमान। तो निर्धन व्यक्ति या निर्धन जन में विशेषण क्या है? निर्धन। व्यक्ति कैसा है? निर्धन है, गरीब है, तो यहां हो जाएगा निर्धन। वैसे ही उपार्जितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? उपार्जितवान, अर्जित किया, कमाया, इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, इसका कर्तृपद क्या है? कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, इसका कर्ता क्या है? उपार्जितवान यह क्रिया है और इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? मतलब क्रिया दिया हुआ है और कर्ता पूछ रहा है। देखिए गद्यांश को, उपार्जितवान कहाँ है? पहली पंक्ति में ही है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके थोड़ा धन अर्जित किया। तो उपार्जितवान यहां मिल गया आपको प्रथम पंक्ति के अंत में। उपार्जितवान क्रिया है। अब आपको लिखना है कर्ता। इसका कर्ता कौन है? निर्धनो जन। तो आप निर्धन तो विशेषण हो गया, सीधे आप लिखिएगा जन। इसका उत्तर हो जाएगा जन। प्रथम पंक्ति में ही है जन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, पिता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम अस्ति? पिता इति कर्तृपदस्य, पिता कर्ता है। प्रश्न को उलट के पूछ रहा है कि पिता इति कर्तृपदस्य, पिता यह कर्तृपद है, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? देखिए पिता कहाँ है? यहां देखिए दिया हुआ है तीसरी पंक्ति में, एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। पुत्र को एक दिन वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। तो यहां हो जाएगा पिता का क्रियापद प्रस्थितः। प्रस्थितः दिया हुआ है तो प्रस्थितः। उसके बाद धनम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः? धनम इत्यस्य पदस्य, इस पद का कौन सा पर्याय, मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम अत्र प्रयुक्तः। इस गद्यांश में धनम इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है? तो धनम के लिए देखिए पर्याय है यहाँ पहली पंक्ति के अंतिम शब्द में वित्तम। ये जो पहली पंक्ति है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, तो वित्तम, वित्त का अर्थ होता है धन। तो धनम का पर्यायवाची हो जाएगा वित्तम। यहां संयुक्त करके लिखा है वित्त मुपार्जितवान। इसका जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वित्तम जोड़ उपार्जितवान। तो धनम का पर्यायवाची हो गया वित्तम। ऐसे ही आपको खोज के लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, विफलः इति पदस्य कः विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः? विफलः, विफल हो जाना, व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। विफल माने किसी भी काम को
करने में सक्षम नहीं होना, विफल हो जाना। तो विफलः इति पदस्य कः विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः। विफल का विपर्यय देखिए दूसरी पंक्ति में, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में, एडमिशन कराने में सफलो जातः। तो विफलः का विपर्यय हो गया सफलः। यहाँ जो है सफलो जातः, तो सफलो नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा सफलः। आगे बढ़ते हैं। प्राचलत इति पदे कः उपसर्गः प्रयुक्तः। प्राचलत, इस पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बहुत आसान प्रश्न है। इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है प्र उपसर्ग है। आप उत्तर लिखिएगा प्र। अगला प्रश्न, विहाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। विहाय इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो विहाय में बच्चों ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। आप ल्यप प्रत्यय पढ़े होंगे, विहाय में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, आप लिखेंगे ल्यप। वैसे कई परीक्षाओं में विकल्प भी दिया जाता है, ऑप्शन भी दिया जाता है। तो यदि ऑप्शन दिया हुआ रहे तो दिए गए विकल्पों में से आप चुन लें, लेकिन होगा इसमें ल्यप प्रत्यय। और देखिए इसका अंतिम प्रश्न, छात्रावासे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। छात्रावासे यहाँ प्रयुक्त हुआ है, देखिए तत्रैव छात्रावासे। तो पूछ रहा है कि छात्रावासे इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? छात्रावासे, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। जैसे बालक शब्द रूप में होता है बालके, वैसे ही छात्रावास का शब्द रूप यदि हम बनाएंगे तो सप्तमी एक वचन में होगा छात्रावासे। तो यहाँ सिर्फ विभक्ति पूछा है, वचन नहीं पूछा है, आपको लिखना है सप्तमी। तो इन्हीं प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, चाहे वो पठित गद्यांश रहे या अपठित गद्यांश रहे या पठित नाट्यांश रहे। अब लीजिए कुछ प्रश्न को आपको मैं दिखाता हूं कि यदि पद्यांश रहेगा तो उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पद्यांश है, दुष्करान्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। श्लोक का अर्थ है कि बहुत कठिन कर्म, दुष्कर कार्य भी, जो बहुत ही कठिन कार्य है, वैसे कार्य को भी मति अर्थात बुद्धि वाले और वैभवशाली लोग मतलब बुद्धिमान लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीलयैव प्रकुर्वते, उसको खेल खेल में लीला पूर्वक संपन्न कर लेते हैं। मतलब कठिन से कठिन दुष्कर कार्य को भी मति अर्थात बुद्धिमान और वैभवशाली लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में लीला पूर्वक बहुत आसानी से उसको संपन्न कर लेते हैं। देखिए इस पर संभावित प्रश्न, दुष्करानि इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। पिछले गद्यांश में विशेषण पूछा था, तो कभी आपको विशेषण पूछेगा और कभी विशेष्य पूछेगा। मैं आपको समझाया, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला। बुद्धिमान लड़का, तो बुद्धिमान हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष्य। यहां है दुष्करानि, यह क्या है? विशेषण है और पूछ रहा है कि दुष्करानि इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है। तो दुष्करान्यपि कर्माणि, इसका हो जाएगा विशेष्य कर्माणि।
उसके बाद प्रकुर्वते, प्रकुर्वते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रकुर्वते क्रियापद है, यहां देखिए दूसरी पंक्ति में है, प्रकुर्वते क्रिया है और उसका पूछ रहा है सब्जेक्ट, उसका कर्ता। कर्ता हो जाएगा कौन, मति वैभवशालिनः, कौन कर लेते हैं, तो जो बुद्धि और वैभवशाली लोग हैं, तो हो जाएगा मति वैभवशालिनः, प्रकुर्वते का हो जाएगा मति वैभवशालिनः। तीसरा प्रश्न, सुगमतया इत्यर्थे पद्यांशे या श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। सुगमतया, सुगमतया मतलब आसानी से, इसी अर्थ में या इसी अर्थ के लिए पद्यांश में या श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो श्लोक में कौन सा पद आया सुगमता पूर्वक के लिए, लीलया। यहां दिया लीलयेव, तो लीलया जोड़ एव, दूसरी पंक्ति में है नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव, लीलया जोड़ एव, तो आपको सुगमतया का लिखना है लीलया। और वैसे भी सुगमतया में तृतीया विभक्ति है और लीलया में भी तृतीया विभक्ति हो गई, तो सुगमतया का हो जाएगा लीलया। अब देखिए सुकरानी इति पदस्य पद्यांशे किम विपर्यय पदम प्रयुक्तम। सुकरानी, सुकरानी मतलब जो आसानी से जो काम हो जाए, इस पद का पद्यांश में कौन सा विपर्यय या विलोम पद, मतलब यहां जो दिया सुकरानी, इस पद का पद्यांश में कौन सा विलोम पद प्रयुक्त हुआ है, तो पद्यांश में पहला ही शब्द है दुष्करानी, वहां लिखा है दुष्करान्यपि, तो दुष्करानी जोड़ अपि, तो सुकरानी का ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम पद हो जाएगा, विपर्यय पद हो जाएगा दुष्करानी। और लीलया इति पदे का विभक्ति, मैं अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूं कि लीलया में तृतीया विभक्ति लगी है, तो यहां आप लिखेंगे लीलया में तृतीया लगी है। तो आपको मैंने दिखाया गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कैसे प्रश्न है। यहां मैं आपको संभावित प्रश्न 5 ही दिखाया हूं, चूंकि इसके पहले गद्यांश पर आधारित मैं आपको 8 प्रकार का प्रश्न दिखाया हूं, तो उन 8 प्रकार के प्रश्न पद्यांश पर भी आधारित पूछे जा सकते हैं। तो गद्यांश आधारित आप समझ गए, पद्यांश आधारित समझ गए, और जैसा गद्यांश आधारित प्रश्न है वैसा ही नाट्यांश आधारित प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो गद्यांश आधारित 2 प्रकार का हो गया, पठित गद्यांश आधारित और अपठित गद्यांश आधारित। पठित पद्यांश आधारित हो गया, और जिस प्रकार गद्यांश आधारित प्रश्न हुआ उसी प्रकार आपको नाट्यांश आधारित प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो प्रारंभ में ही मैंने आपको कहा था कि भाषिक कार्यम के प्रश्न निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ये चारों बिंदुओं पर आधारित प्रश्न मैं आपको दिखाया, और ये ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे, चारों प्रकार के प्रश्न। और यदि एक पर कम से कम 4 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सोच लीजिए कि यदि कम से कम 4 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाएगा और 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल अंकों की संख्या हो गई 4 गुना 4 अर्थात 16। तो कम से कम 16 और अधिक से अधिक 24 से 30 अंकों तक के प्रश्न आपको इस पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए भाषिक कार्यम के इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आपको आपकी आगामी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छी हो।
तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।